नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कनाडा में भारतीयों के खिलाफ बढ़ रहे नफरती अपराध, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। खालिस्तानी आतंकी रिंदा ने रची थी आरएसएस और हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश, पाकिस्तान में रहकर बनाया था प्लान। सीएम योगी ने की विकास कार्यों की समीक्षा, बोले कहीं भी सड़क पर स्थापित ना हो दुर्गा प्रतिमाएं। अमीरी मामले में महाराष्ट्र अव्वल, यूपी, एमपी और बिहार में भी लोग बढ़ रहे हैं अरबपति होने के कगार। और यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस की नई चाल, जनमत संग्रह से पुतिन तोड़ेंगे जेलेंस्की का हौसला। अब खबरें विस्तार से। बीते कुछ दिनों में कनाडा में भारतीयों के खिलाफ नफरती अपराध और हिंसा में तेजी से वृद्धि हुई है। हाल ही में एक भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला भी सुर्खियों में आया था और इस बीच भारत सरकार की ओर से कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों व अन्य भारतीय नागरिकों को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। आपको बता दें कि उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कनाडा में नफरती अपराधों, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने कनाडा सरकार से इस संबंध में बातचीत की है और उचित कार्रवाई की मांग भी की है। जारी की एडवाइजरी में कहा गया है कि कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों व छात्रों के अलावा जो कनाडा की यात्रा करने जा रहे हैं वे सावधानी बरतें और सतर्क रहें। इसके अलावा भारतीय नागरिकों में जो है malad.gov.in पर पंजीकरण कराने को लिए भी कहा गया है। कनाडा में ओंटारियो में हुई गोलाबारी में घायल हुए भारतीय छात्रों के बीते शनिवार को मौत हो गई थी और इस घटना में एक पुलिसकर्मी समेत 2 अन्य लोगों की भी जान चली गई थी। यह गोलीबारी पिछले सोमवार को हुई थी और इसमें एक भारतीय छात्र घायल हो गया था। उसकी पहचान सतविंदर सिंह के रूप में हुई थी। पुलिस ने बताया कि हैमिल्टन सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी भारत में आरएसएस और हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसी और पुलिस इनके नापाक इरादों में नजर रखे हुए है और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई समर्पित खालिस्तान आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का बड़ा प्लान फेल कर दिया। आपको बता दें कि रिंदा ने भारत में अपने करीबी व पंजाब के ए कैटेगरी गैंगस्टर को आरएसएस व हिंदू नेताओं की हत्या का टास्क दिया था। पुलिस ने इस साजिश को नाकाम करते हुए रिंदा के करीबी गैंगस्टर को बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान गांव बरन, सरहिंद रोड, अनाज मंडी, पटियाला, पंजाब निवासी कंवर रणदीप सिंह उर्फ एसके खरौद के रूप में हुई है। सेल ने इसके पास से चीनी पिस्टल समेत 5 आधुनिक पिस्टल, कारतूस व कई मोबाइल सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। स्पेशल सेल के विशेष आयुक्त एसजीएस धालीवाल ने बताया कि पिछले कुछ समय से देखा गया था कि आतंकियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए भारत में मौजूद गैंगस्टरों से गठजोड़ किया है और इसी क्रिमिनल टेरर नेक्शन के लिए पुलिस उपायुक्त मनीषी चंद्रा व अन्यों की टीमों ने जांच शुरू कर दी थी। छानबीन के दौरान टीम को पता चला कि उत्तर भारतीय राज्यों के अलावा नेक्सस दिल्ली एनसीआर में भी तेजी से पैर पसार रहा है और इसी कड़ी में 29 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ बड्डी कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई थी। बदमाशों में बम्बिहा ग्रुप के शार्प शूटर सन्नी को छुड़ाने के लिए हमला किया गया था। 2 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम गोरखनाथ मंदिर में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से दुर्गा पूजा की तैयारियों के बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने और सतर्क रहने को कहा। साथ ही निर्देश दिया कि सड़क पर दुर्गा प्रतिमा स्थापित न की जाए और इसके लिए समितियों के साथ बात कर उन्हें सड़क पर मूर्ति स्थापित न करने के लिए तैयार किया जाए। कहा गया है कि आवागमन में आमजन को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी सौहार्द बनाने के लिए लोगों से संवाद किया जाए, सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए जाए। मुख्यमंत्री ने प्रतिमा विसर्जन की तैयारियां करने को भी उन्हें कहा है। कमिश्नर को निर्देश दिए गए कि विसर्जन मार्ग का निरीक्षण करा लिया जाए, जहां भी सड़क खराब मिले उसे तत्काल दुरुस्त करा लिया जाए, बिजली के ढीले तार ठीक कर दिए जाए और तालाब और विसर्जन स्थल के आसपास की सफाई भी करवाई जाए।
आईआईएफएल वेल्थ हुशन इंडिया की ओर से वर्ष 2022 के लिए जारी रिच लिस्ट में भी गौतम अडानी 10.94 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर काबिज हो गए हैं, जबकि पिछले वर्ष लिस्ट में पहले नंबर पर रहे मुकेश अंबानी इस वर्ष की लिस्ट में 7.94 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गए। आपको बता दें कि हुरुन इंडिया की ओर से जारी इस लिस्ट में करोड़पतियों के बारे में राज्यवार जानकारी भी दी गई थी। आईआईएफएल वेल्थ हुरुन इंडिया की लिस्ट के अनुसार देश के सबसे ज्यादा अमीर महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र राज्य में इस लिस्ट में 335 अरबपतियों को जगह मिली है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33 अधिक है। आपको बता दें कि वर्ष 2018 की लिस्ट में इस लिस्ट में महाराष्ट्र से 271 अरबपतियों को शामिल किया गया था। महाराष्ट्र के बाद लिस्ट में सबसे ज्यादा अरबपति दिल्ली से हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दिल्ली से लिस्ट में शामिल किए गए अरबपतियों में 18 लोग बढ़े हैं। देश की राजधानी से लिस्ट में 185 लोगों का नाम है। वहीं लिस्ट के अनुसार कर्नाटक में 94, गुजरात के 86, तमिलनाडु में 89, तेलंगाना में 70, पश्चिम बंगाल में जो है 80 लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अरबपतियों का नाम भी जो है वो किसी तरीके से पीछे नहीं है। झारखंड और बिहार में 4-4, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में 3-3 और चंडीगढ़ में जो है 1 अरबपति का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि लिस्ट पिछले साल भी जारी की गई थी, जिसमें पिछले साल की तुलना में मुकेश अंबानी जो है दूसरे नंबर पर पिछड़ गए हैं और नंबर 1 पर गौतम अडानी आ गए हैं। इस तरह की लिस्ट जो है साल में फिर से जारी की गई थी, जिसके बाद जो है फिर से स्थितियां नई जो लिस्ट आई है उसमें मुकेश अंबानी का नाम दूसरे नंबर पर शामिल किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ये लिस्ट हर साल जारी की जाती है, इस लिस्ट के माध्यम से हम देश में प्रमुख शीर्ष लोगों के नामों के बारे में आपको जानकारी दे पाते हैं। हथियारों के दम पर यूक्रेन को कब्जाने की तमाम कोशिशों में नाकामयाब होने के बाद अब रूस नया पैंतरा आजमाने जा रहा है। खबर है कि रूस ने यूक्रेन के कब्जा किए गए क्षेत्रों में जनमत संग्रह शुरू किया है। रूसी अधिकारियों ने मुताबिक इस जनमत संग्रह से यह निर्धारित होगा कि ये क्षेत्र रूस का अभिन्न हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। खबरों की माने तो यह जनमत संग्रह एक प्रकार से रूस की शय पर हो रहा था। यूक्रेन व अन्य पश्चिमी देशों ने पूर्व में इसकी निंदा करते हुए इसे कोरी बयानबाजी बताया था। रूस के इस कदम को यूक्रेन पर कब्जे की ओर बढ़ाए गए एक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन के क्षेत्रों को अपना हिस्सा बनाने के लिए रूस की ओर से लुहानस्क, जापोरिजिया और दोनेत्स्क क्षेत्र में मतदान शुरू कर दिया गया है। वहीं खबर यह भी है कि वहीं खेर्सन में भी शुक्रवार सुबह से मतदान शुरू हुआ। इन क्षेत्रों पर रूस का आंशिक और पूर्ण रूप से कब्जा है। गौरतलब है कि जनमत संग्रह से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख आंशिक लोगों की तैनाती की घोषणा भी की थी। अधिकारियों का कहना है कि यह निर्धारित करने के लिए मतदान किया जा रहा है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने आज पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की सराहना भी की। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में कहा था कि उनकी सरकार 1,25,000 करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए खर्चेगी। आज वह पिछले 7 साल का हिसाब अपने साथ लेकर आए।
हमारी सरकार इन सालों में बिहार में महामार्ग निर्माण के लिए 14,000 करोड़ रुपया, ग्रामीण सड़क के लिए 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अमित शाह ने आगे कहा कि सरकार ने रेलवे के लिए 56,000 करोड़ रुपए खर्च किया है, हवाई अड्डे के लिए 1,280 करोड़ रुपए और पर्यटन के लिए 1,600 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इसके अलावा पेट्रोलियम गैस के लिए 32,000 करोड़ और बिजली के लिए 16,000 कहा था और 14,000 जो है करोड़ अभी तक खर्च किया जा चुका है। सरकार द्वारा गौशाला पिंजरों के लिए घोषित 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि का भुगतान नहीं करने से प्रदेश भर के गौशाला पिंजरों के प्रबंधकों में जो है गुस्सा देखा जा सकता है। सरकार को अंतिम चेतावनी के हिस्से के रूप में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की भी ढीली लेट लपीती की बात सामने आ रही है। जानवरों को दीसा सहित बानसकांडा में सभी गौशालों में रिहा कर दिया गया। प्रबंधकों ने जैसे ही जानवरों को छोड़ा, काफी कोहराम मच गया। पिंजरों के प्रबंधन ने सहायता की मांग की और सरकार ने 500 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की, क्योंकि अफरा तफरी गौशाला पिंजरों में मवेशियों के लिए रख रखाव के लिए दान मवेशियों को छोड़ने के लिए बंद कर दिया गया था। अतः में पूरे गुजरात में बंद की घोषणा भी की गई और सरकार को 24 घंटे के भीतर सहायता का भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया गया और यदि नहीं तो सभी मवेशियों को बंद गौशालों से रिहा कर दिया जाएगा और सरकारी कार्यालयों में उन्हें खिलाया जाएगा। हालांकि सरकार के कदम न उठा पाने की वजह से आज सुबह दिशा समेत बानसकांडा के सभी गौशालों के पिंजरों से मवेशियों को छोड़ दिया गया था। ईरान में 16 सितंबर से शुरू हुआ हिजाब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब न्यूयॉर्क में एक टीवी एंकर ने हिजाब पहनने से मना कर दिया। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रेसी न्यूज चैनल CNN को इंटरव्यू देने जा रहे थे और इस दौरान एंकर के सामने हिजाब पहनकर इंटरव्यू की शर्त रखी। जवाब में एंकर ने हिजाब पहनने से मना कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सभा की बैठक में भाग लेने के लिए ईरानी राष्ट्रपति राइसी इस समय न्यूयॉर्क में है और इस बीच 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल CNN पर एंकर क्रिस्टीन अमनपौर द्वारा उनका साक्षात्कार किया जाना था। क्रिस्टीन को राष्ट्रपति इब्राहिम ने हिजाब पहनकर साक्षात्कार करने के लिए कहा था। क्रिस्टीन ने राष्ट्रपति के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसा कोई भी नियम नहीं है, इस कारण इंटरव्यू नहीं हो सका है। एंकर क्रिस्टीन अमानपुर ईरान की नागरिक है, वह राजधानी तेहरान में पली बड़ी है। राष्ट्रपति का हिजाब पहनकर इंटरव्यू दिए जाने पर क्रिस्टीन ने कहा कि जब मैं ईरान में रिपोर्टिंग कर रही थी तो वहां के कानूनों और रीति रिवाजों का पालन करने के लिए मैंने हिजाब पहना था। अब मैं ऐसे देश में रहती हूं जहां इंटरव्यू के लिए हिजाब पहनने का कोई भी नियम नहीं है। मैं किसी ईरानी अधिकारी का इंटरव्यू लेने के लिए हिजाब नहीं पहनूंगी। 1995 से मैंने कई लोगों का साक्षात्कार किया है, लेकिन किसी ने मुझे हिजाब पहनने के लिए नहीं कहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य में राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। फिर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जगमल वाला वेरावल तालुक के रामपारा गांव की एक सभा में शराब पीकर जो है को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ने बैठक में सार्वजनिक मंच से कहा कि हमें शराब पीनी चाहिए, हम नहीं बने IAS IPS अधिकारी भी शराब पीते हैं। उन्होंने ये विवाद भरा बयान दे दिया है। देश की करोड़ों की आबादी में सिर्फ गुजरात ही नहीं में शराबबंदी क्यों है, उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने आगे कहा कि आप प्रत्याशी के बयान का वीडियो भी इस समय जमकर वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा कि भाजपा गांधी के गुजरात में शराब की दुकानें चलाती है, राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस पर केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मजाकिया प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मौसमी नेताओं को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, वे उम्मीद करते हैं कि हम कहीं बस जाएं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सोमनाथ सीट से उम्मीदवार जगमल वाला का एक विवादित वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वह गुजरात की जनता को शराब पीने की सलाह दे रहे थे। राज्य में आवारा पशुओं के मुद्दे पर हाईकोर्ट की कार्रवाई के बाद नगर निगम व्यवस्था मवेशियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी आवारा मवेशी लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक गाय आवारा मवेशियों को पकड़ने की कोशिश करते हुए एक मंजिला इमारत की गैलरी में पहुंच गई और जब कोई व्यक्ति उसे पकड़ने जाता है तो गाय गैलरी से नीचे कूद जाती है और नीचे गिर जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो
अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके का बताया गया है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को लेकर नगर निगम की सीएनसीडी विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वीडियो अहमदाबाद का है या अहमदाबाद में कोई ऐसी घटना हुई और पता चला कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। गाय के कारण दुर्घटना निकोल में भी हुई, जिसमें अहमदाबाद के निकोल इलाके में एक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ बाइक से जा रहा था। तभी अचानक एक गाय सड़क पर आ गई और दंपत्ति जो है वो गाय से टकराकर जमीन पर गिर पड़े, जिससे उन्हें मामूली चोटें आई थी। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। आमिर खान की बेटी एरा खान की सगाई हो चुकी है। एरा ने बॉयफ्रेंड नुपुर शिकरे के साथ अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का भी फैसला किया। एरा ने सगाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इटली में सगाई करने के बाद नुपुर ने आयरन मैन इटली के शो के दौरान एरा को प्यार करने का प्रस्ताव दिया। नुपुर रेस कॉस्ट्यूम में थी और गर्लफ्रेंड के पास आई थी। वह एरा को के साथ में उनकी एक फोटो भी वायरल हो रही है और जिसमें वो एक घुटने पर बैठे हुए रिंग पहनाते हुए देखे जा रहे हैं। नुपुर का फिल्म का प्रस्ताव देखकर एरा खुश हो जाती हैं। वह तुरंत हाँ कहता है और फिर उसके साथ में आगे चले जाते हैं। सिलेबस ने एरा और नुपुर को बधाई भी दी है और लोगों ने इसे मीठे प्रपोजल को लेकर इस पर कई प्रतिक्रिया भी दी है। एरा और नुपुर का ये वीडियो वायरल हो रहा है। एरा ने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि एरा जो है अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है। सिलेबस ने सोशल मीडिया पर एरा को भी विश किया है। टाइगर की बहन कृष्णा श्रॉफ, सुष्मिता सेन के एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शाल, हुमा कुरैशी, रिया चक्रवर्ती, सारा तेंदुलकर, हेजन कीच और अन्य लोगों ने उन्हें कई स्तर पर बधाई भेजी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं और इस बीच उन्होंने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति की कुछ यादें भी साझा की हैं। जयशंकर ने अपने काम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और समर्पण के बारे में एक कहानी भी सुनाई। विदेश मंत्री ने कहा कि आधी रात हो गई थी, मेरे पास प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया। उनका पहला सवाल था, आप क्या जानते हैं? मैंने उनसे कहा कि भारतीयों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री ने तब मुझसे कहा कि जब वह मदद आए तो मुझे फोन करना। जयशंकर ने कहा कि उनकी यही गुण और उनकी यही बातें दूसरों से उन्हें अलग बनाती हैं। जयशंकर मोदी की किताब पर भी चर्चा करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मोदी ड्रीम मीट डिलीवरी किताब पर चर्चा उन्होंने की और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन देवी शक्ति का भी जिक्र किया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीयों को अफगानिस्तान से वापस लाया गया था। 15 अगस्त को तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद कुछ भारतीय वहां फंसे हुए थे। भारत सरकार लगातार उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। यूएनजीए का 77वां सत्र अमेरिका में हो रहा है, जहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना महीने बाकी है और इसके बाद राजनीतिक दलों ने जोरदार प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय नेता हर हफ्ते गुजरात पहुंच रहे हैं। फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जल्द ही गुजरात दौरा करेंगे। दोनों मुख्यमंत्री 25 सितंबर को रविवार के दिन जो है अहमदाबाद पहुंचेंगे। वह सफाई कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं और युवाओं से बातचीत भी करेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात में विधानसभा चुनाव पर जो है जोर दे रही है। आम आदमी पार्टी के नेता हर हफ्ते गुजरात में कोई ना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री फिलहाल बदलाव की थीम पर उत्तर गुजरात का दौरा कर रहे हैं। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक दिन के लिए अहमदाबाद पहुंचेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले काफी हलचल देखने को मिल रही है। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस का नाराज जितेश गुट अध्यक्ष पद को लेकर एक मत नहीं है। पहले कहा जा रहा था कि इस गुट की तरफ से शशि थरूर को अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया जा रहा है, लेकिन अब जानकारी सामने आई कि शशि थरूर के नाम की
कोई चर्चा ही नहीं हुई। थरूर ने खुद नामांकन का फैसला किया। इतना ही नहीं, जी तेज ग्रुप की तरफ से थरूर की बजाय कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी को चुनाव में उतारा जा सकता है। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनीष तिवारी चुनाव लड़ने को लेकर राजनीतिक सहयोगियों से सलाह ले रहे हैं। अगर पर्याप्त समर्थन की गुंजाइश बनी तो तिवारी अध्यक्ष पद का पर्चा भर सकते हैं। आपको बता दें कि कल पंजाब कांग्रेस की बैठक में पंजाब कांग्रेस के 8 में से केवल 2 सांसद ही पहुंचे थे और इस बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस नेता शशि थरूर भी पहले से ही पार्टी अध्यक्ष पद